हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। नीट में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। उसका अब सेकंड पार्ट आज की डेट में स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन आंसर पे फोकस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, हाउ मैनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पूछना चाह रहा है कि 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं, अगर वो स्पर्म बनाएं तो फिर वो कितने स्पर्म बनाएंगे। कल हमने आपको स्पर्म बनाने का जो प्रोसेस था वो भी आपको जो है वो लर्न कराया था, आपने उसको लर्न करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है ना, वो 4 जो है स्पर्म बनाता है। अब है यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर है 4, तो बताइए कितने बनेंगे। 4, 16, लिख लो 20, बताइए कितने बनेंगे। तो जैसी बात है 4 into 4 हो जाएगा, 16 स्पर्म बन जाएंगे। तो इसका आंसर ये आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था लेकिन मुझे बताना जरूर था। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे सिंपल को भी रॉन्ग कर देते हैं। तो इसका आंसर आ गया 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, हाउ मैनी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब की बात क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। वहां क्या था, वहां था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहां पर क्या है, यहां पर है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है, जब वो स्पर्म बनाता है तो उससे 2 बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 2 स्पर्म। और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर हैं 50। तो बताइए फिर आंसर कितना आ गया, आंसर इसका आ गया 100। ठीक है, ऐसे याद करना है। इसका आंसर यहाँ पर आ गया है 100, इसका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं। अब हम आते हैं मेस्ट्रुअल साइकिल पे आते हैं। बड़ा टॉपिक है, फीमेल में मेस्ट्रुअल साइकिल चलता है, आप जानते हैं। अब हमें उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं, तो फिर थोड़ा आपको थ्योरेटिकल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ऑर्डर प्राइमेट्स होता है, जिसमें जो है ह्यूमन, फीमेल, मंकी और जो हैं चिंपैंजी वगैरह एप्स आते हैं, इनकी फीमेल में एक खास टाइप का रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यहाँ हम मेन क्वेश्चन फोकस करेंगे। जब इसकी स्टार्टिंग होती है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नोन एज द मेनार्ची। इसे क्या कहते हैं हम, मेनार्ची कहते हैं। और फिर ये 45 या 50 इयर्स के बाद अपने आप सीज हो जाता है, उसको हम कहते हैं मेनोपॉज कहते हैं। जहां मेनार्ची जो है वो स्टार्टिंग को शो करती है कि ये फीमेल जो है अब एक्टिव रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर गई है। वहीं मेनोपॉज हमें ये बताता है कि ये फीमेल अब इसकी जो है रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो डी एंड हो गई है। आपको पता ही है फीमेल के केस में इसकी जो ड्यूरेशन है वो 28 डेज होती है। इसको हम लूनर मंथ भी कहते हैं। और आप जानते हैं इसमें 3 फेज आने वाली हैं। कौन कौन सी फेज हैं बताइए। फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि फर्स्ट 4 डेज रहती है। उसके बाद आती है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम क्या होता है, फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम होता है प्रोलिफेरेटिव फेज होता है, जो 5th से लेकर लगभग 13 डेज तक रहती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो FSH है, जो LH है, उसका लेवल इंक्रीज होता है। इससे क्या होता है, ओवरी के अंदर ग्राफिन फॉलिकल बनती है। जब ग्राफिन फॉलिकल बनती है तो फिर क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल एक हार्मोन्स निकालती हैं जिसका नाम है एस्ट्रोजन। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, यूट्रस की एक लाइनिंग थी ना, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है वो छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में वो ब्रेक डाउन होती है। उसमें थोड़ा सा ब्लड मिक्स हो जाता है, म्यूकस जो है मिक्स हो जाता है, और इस बात को हम कहते हैं मेंसिस फ्लो कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड फेज है प्रोलिफेरेटिव फेज, इसमें क्या होता है, इसमें ये जो एस्ट्रोजन है ये उस एंडोमेट्रियम को रिजनरेट करता है। और धीरे धीरे FSH और LH का लेवल बढ़ता जा रहा है। और अब हम आते हैं 14 डे पर आते हैं, मतलब मिड में, बीच में
14 डे का है ना, 28 डे का है ना, तो 14 डे हुआ, मिड बीच हुआ, तो 14 डे पर क्या होता है, जो ये ग्राफिन फॉलिकल बनी थी वो पूरी तरह मैच्योर हो जाती हैं और LH सर्ज की वजह से वो रप्चर हो जाती है, एग को बाहर रिलीज कर देती है। इस बात को हम कहते हैं ओवुलेशन कहते हैं। मैंने आपको कल बताया था, ये जो एग रिलीज हुआ है ये अपनी सेकंड oocyte स्टेज पर है और इसके बाद जो फेज आती है, जो लास्ट फेज होती है, उसको हम कहते हैं सिक्रीटरी फेज कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, लुटियल फेज भी होता है। क्योंकि लुटियल फेज का नाम इसका बताइए, क्योंकि लुटियल फेज का नाम इसलिए होता है क्योंकि जो एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल थी जो खाली हो गई, अब वो एक ग्लैंड्स में चेंज हो जाती है जिसका नाम है कार्पस लुटियम। कार्पस लुटियम जो है एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, और इसीलिए इसको कहते हैं सिक्रीटरी फेज कहते हैं। और क्योंकि इसमें कार्पस लुटियम बना है तो इसे लुटियल फेज कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता चला जाता है, उधर FSH और LH का लेवल डिक्रीज होता जाता है। प्रोजेस्टेरोन एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, ये पर मंथ जो है फीमेल की बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है, एंडोमेट्रियम को थिक करता है, उसमें ब्लड वेसल की सप्लाई जो है इंक्रीज कर देता है। कुल मिला के बात ये है कि ये जो एग निकला है सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में, ये 3-4 दिन तक जो है वेट करता है कि स्पर्म आए और इसको फर्टिलाइज कर दे। अगर स्पर्म नहीं आया, इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है और एक कंडीशन ऐसी आती है 27-28 डेज पर ऐसी कंडीशन आती है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत डाउन हो जाता है और इसी प्रोजेस्टेरोन के लेवल के डाउन होने की वजह से क्या होता है, फिर से जो है एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है एंड इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द न्यू साइकिल, और इससे जो है वो नया साइकिल वहां पर स्टार्ट हो जाता है। तो किसी फीमेल में 13 ईयर में ये मेनार्ची स्टार्ट हो जाती है और फिर 45 तक उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में यही सीक्वेंस जो है चलते रहते हैं। अब एक खास बात, सपोज कीजिए कि जो एग था जो सेकेंडरी oocyte स्टेज पर था वो उसका हो गया फर्टिलाइजेशन। तो जब उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, तो ये मेंस्ट्रुअल फेज स्टॉप हो जाती है। फिर जो एक एस्पेक्ट डेट होती है जिस पर जो है वो मेंसेस वाली बात होने वाली थी वो नहीं होती है और इसी बात को हम मानते हैं इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बाद में इसको एक टेस्ट होता है, ग्रेविडेस टेस्ट कहते हैं, उससे इसको जो है कंफर्म किया जाता है। तो स्टूडेंट ये था सारा का सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में था। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम आपको यहाँ 3-4 क्वेश्चन कराते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी थ्योरी पर ये बेस्ड है, देखते हैं कैसे नहीं। तो सबसे पहले यहाँ मैच करना आपने, ये मैच द कॉलम, ये यहाँ पर प्रोलिफरेटिव फेज दी, यहाँ पर सिक्रेटरी फेज दी, यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन फेज दी और यहाँ इन्होंने बताया कि किसमें क्या हो रहा है। यह है ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, यह है फॉलिकुलर फेज और ये है लुटियल फेज। अब आपने इसको मैच करना है, ठीक है। यहाँ आपने ये भी याद करना है कि कौन सी फेज कितने दिन तक रहती है, ये आप अलग से याद करेंगे। तो देखते हैं क्या है, देखिए यह है प्रोलिफरेटिव फेज। देखिए प्रोलिफरेशन का मतलब ही होता है रिगेन, दोबारा से ग्रो कर जाना, दोबारा से वापस आ जाना, फिर से वापस आ जाना। तो ये क्या है, ये है प्रोलिफरेटिव फेज। और क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो है एंडोमेट्रियम जो है वापस आती है, एंडोमेट्रियम जो है वापस आती है और इसमें जो है ओवरी के अंदर जो ग्राफिन फॉलिकल है उनका डेवलपमेंट होता है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन निकालते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो एंडोमेट्रियम को ओरिजिनेट करता है। तो ये यहाँ किससे मैच हो गया, ये यहाँ पर सिंपल इससे मैच हो गया, ठीक है। सिक्रेटरी फेज मैंने आपको बताया, सिक्रेटरी फेज का दूसरा नाम होता है लुटियल फेज, जो लास्ट के 14 डे से 28 डे तक रहती है और इसमें जो है कार्पस लुटियम बनता है, इसलिए इसका नाम लुटियल फेज है। और क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है तो इसको कहेंगे सिक्रेटरी फेज कह देंगे, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक अलग चीज है और इसकी एक छोटी सी फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, जो पहले 4 दिन रहती है, जिसमें एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो जाती है और उसके साथ जो ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है
म्यूकस की मिक्सिंग हो जाती है और जिससे वो मेंसेस फ्लो बन जाता है, तो इस बात को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है, और यहाँ आपको एक क्वेश्चन अलग से याद करना है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इन तीनों में से सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सी है, सबसे छोटी फेज कौन सी है, तो आप याद करना ये मेंस्ट्रुएशन फेज सबसे छोटी फेज है। अगर तो मेंस्ट्रुअल फेज है सबसे छोटी दे रखा है तो लगा देना, नहीं तो कभी कभी किसी किसी बुक में एक फोर्थ फेज को भी मानी गई है, उसे कहते हैं ओवुलेशन फेज, जो कि 14 डे आती है। तो अगर ओवुलेशन फेज है तो उस केस में वो फेज सबसे शॉर्टेस्ट होगी, क्योंकि उसके लिए एक ही दिन होता है, वो है 14 डे। ऐसे याद करना आपने, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई एक फीमेल है, उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज का नहीं है, बल्कि वो तो जो है 36 डे का है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 38 डे का है। तो बताइए उसमें ओवुलेशन कब होगा, तो आपने एवरेज मतलब अप्रोक्सीमेट आपने उसका मिड निकालना है, बीच वाला पॉइंट निकालना है। तो 36 को हाफ करें तो कितना आएगा 18, तो 18 या 19 उसका आंसर आप लगा देना, ठीक है। तो आपने ऐसे याद करना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है मेंशन करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल गिवन बिलो। आपको ये 4 स्टेप दिए हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। आपने इसका प्रॉपर सीक्वेंस लगाना है कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। और ये रिगार्डिंग किसके हैं, ये रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डिंग है, ये लिख दिया उन्होंने रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो थ्योरी मैंने आपको अभी बताई है तो आपके माइंड में थोड़ी सी होगी, तो उसी में देखते हैं क्या होगा। सिक्रेशन ऑफ एफएसएच, ग्रोथ ऑफ कार्पस ल्यूटियम, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड oogenesis, सडन इंक्रीज इन लेवल ऑफ एलएच। बताइए क्या होने वाला है। तो आप जानते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये एफएसएच और एलएच के अंडर में काम करता है, तो आप जानते ही हैं। तो इसमें पहला क्या आएगा बेटा, इसमें पहला आएगा फर्स्ट, तो यहाँ ये आया फर्स्ट, यहाँ मैंने फर्स्ट लिखा तो पहला फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट आ गया। उसके बाद आपको पता है जब एफएसएच निकल रहा है तो एलएच भी निकल रहा होगा, लेकिन नहीं दिया, तो इससे क्या होने वाला, एफएसएच की फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या काम करेगा बताइए, ये कुछ नहीं करेगा, ये जो है ओवरी के अंदर ग्राफिन फॉलिकल को प्रमोट करेगा, और जब ये ग्राफिन फॉलिकल को प्रमोट करेगा तो फिर क्या होने वाला है, इसके अंदर एग बनेगा। क्या बनेगा इसके अंदर बेटा, एग बनेगा। तो सेकंड स्टेप क्या आ गया, सेकंड स्टेप यहाँ आ गया थर्ड, ये थर्ड आ गया यहाँ पर, है ना। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ये। अच्छा अब क्या होने वाला है, इसमें से कौन सा सेट होगा, फिर आप जानते हैं ना, फिर एलएच सर्ज हो जाती है, मतलब एकदम से 13 या 14 डे पर जो है एलएच का लेवल ज्यादा हो जाता है। तो मैं इसमें क्या लगाऊं अब मैं, चलिए, तो ये मैंने ये लगा दिया यहाँ पर, ये फोर्थ आ गया, ठीक है, ये आ गया है ना। और उसके बाद में क्या होगा, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी तो फिर खाली ग्राफिन फॉलिकल बन जाएगी कार्पस लूटियम। है कोई ऐसा ऑप्शन, हाँ ये है। तो स्टूडेंट ये इसका सीक्वेंस आ गया है, ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस आ गया है, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन है, इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके बिल्कुल जो है टिप्स पे हो जाएगा। एक और करते हैं, which of the following fact is true about the menstruation। मेंस्ट्रुएशन के बारे में कौन कौन सी बात आपको ठीक लग रही है, मैंने आपको थोड़ी ब्रीफ इसकी समरी दे दी, आप खुद भी पढ़ना, देखते हैं क्या है। इट अकर व्हेन द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। हाँ ये तो ठीक है भाई, ये ठीक है, ये तब तक चलता रहता है जब तक के फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, क्योंकि मैंने अभी तो बताया आपको कि अगर एग्जैक्ट डेट पर जो है, जो एक्सपेक्टेड डेट थी उस पर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, तो फिर ये इंडिकेशन का साइन है, तो ठीक है। इट ऑकर ड्यू द ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये भी ठीक है भाई। इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, इसकी स्टार्टिंग जो एंडोमेट्रियम से टूटने से होती है, तो इट इज आल्सो ट्रू। मेंस्ट्रुअल फ्लो लास्ट फॉर 3 to 5 days, हाँ ये भी ठीक है, 3 से 4-5 दिन तक जो है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो चलता है, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दैट होगा, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया डी, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा कंसेप्ट आपके बिल्कुल जो है टिप्स पर हो जाएगा। एक और करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच ऑफ द प्रोसेस अकर ड्यूरिंग द एमसी, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलो कोई बात नहीं, आपको ये कुछ घटनाएं दे रखी हैं, इनके नाम दे रखे हैं, ये बता रखा है कि क्या होने वाला है, तो देखते हैं कौन सा ठीक है। पहले देखते हैं क्या है। इन्होंने पहला कहा ये भाई है प्रोलिफेरेटिव फेज है,
और इसमें क्या होने वाला है, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम एंड मैच्योर ऑफ ग्राफेन फॉलिकल। बताओ स्टूडेंट ये ठीक है नहीं है? ये रॉन्ग है बेटा, ठीक है। बताइए क्यों रॉन्ग है? क्योंकि अरे भाई एंडोमेट्रियम टूटती है, एंडोमेट्रियम ही टूटती है और एंडोमेट्रियम वापस आती है, तो यहाँ तो मायोमेट्रियम दे रखा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, पहले मैं ये सीख करता हूँ आपको, मेस्ट्रुअल ब्रेक डाउन ऑफ, फिर से वही बात आ गई, अरे भाई ना तो मायोमेट्रियम टूटेगी और ना ही वो रीजनरेट होगी, तो मायोमेट्रियम तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया भाई, ठीक है। ओवुलेशन LH, ये ओवुलेशन यहाँ पे हूं मैं, LH FSH attain peak level sharp fall in the secretion of progesterone. Ovulation LH attain peak level sharp fall in the secretion of progesterone. ये भी रॉन्ग है, ठीक है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन तो उसके बाद होता है ना, तो हमें तो ठीक होता ना, ये डेवलपमेंट ऑफ सिक्रेटरी फेज एंड इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, तो ये ठीक है, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं आपको सिक्रेटरी फेज में क्या होता है, वो कार्पस लूटियम बन जाती है और कार्पस लूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालती है, तो उसका लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। अभी हम जो है थोड़ा सा इसको रब करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपको ये डायग्राम देगा, आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंटल इन नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन एज वेल एज करेक्ट अक्रेंस एंड चूज ए राइट ऑप्शन। आपको एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे नीट में। अब आपको ये पता लगाना है ये क्या है और साइट ऑफ अक्रेंस और ये कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है, ये क्या है, कौन सी स्टेज है डेवलपमेंट की और ये कहाँ मिलेगा। तो स्टूडेंट आपको साफ साफ ये दिख रहा है, एक्चुअली ये क्या है, ये ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है। एक्चुअली ये मोडुला तो नहीं हो सकता, मोडुला ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मोडुला होती है एक सेल की, एक होती है सॉलिड बॉल होती है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको यहाँ साफ साफ एक कैविटी दिखाई पड़ रही है और इस कैविटी का नाम मैंने आपको बताया था, इस कैविटी का नाम होता है ब्लास्टोसील नाम होता है। तो यानी कि जो मोडुला वाले ऑप्शन है वो तो आपने सोचने भी नहीं है, क्योंकि मोडुला होती है, मोडुला में सेल की एक सॉलिड बॉल बन जाती है, ठीक है, और इसमें आपको सेल दो पार्ट्स में दिखाई दे रही। ये जो बाहर की लेयर है, जो बाहर की लेयर इसे कहते हैं हम ट्रोफोड्रम कहते हैं, कभी कभी इसको ट्रोफोएक्टोडर्म भी कह देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां आपने इसका काम याद करना। और ये जो अंदर का सेल है इसे कहते हैं इनर सेल मास, इसे कहते हैं इनर सेल मास, कैसे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली ठीक है, तो आपको यहाँ और क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताओ ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाएगा, ठीक है। अब आपने याद करना ट्रोफोब्लास्ट यहाँ दो चीज बनाने वाला है, ट्रोफोब्लास्ट बनाएगा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो है, जो एक टेम्परेरी ब्रिज होता है बिटवीन मैटरनल टिश्यू एंड द डेवलपिंग फीटस, उसको यही बनाएगा, ठीक है। कौन बनाएगा, ये याद करना आपने, इसको वो बनाएगा। और इसके अलावा आपको पता है फीटस के ऊपर चार जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है ना, एमनियन, कोरियन, यॉक सैक, एलैंट्रॉइड, वो भी यही बनाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और ये इनर सेल मास क्या बनाता है, इनर सेल मास बनाता है एम्ब्रियो, ठीक है, ये बनाता है एम्ब्रियो, तो इनर सेल मास बनाता है एम्ब्रियो। और इसमें जो ये सेल है इन्हें हम स्टेम सेल कहते हैं, और स्टेम सेल की खास बात होती है कि वो किसी भी टाइप की सेल में चेंज हो जाती हैं। तो स्टूडेंट ये हुआ ब्लास्टोसिस्ट, और आपको पता है ब्लास्टोसिस्ट का ही होता है इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट का ही होता है ना। तो बताइए तो ऑप्शन कौन सा लगाऊं, चलो मैं आपको पहले सारा क्लियर कर देता हूँ। ब्लास्टोला चलो हो सकता है, लेकिन क्या है, एंड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, तो ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि ब्लास्टोला तो यूट्रस में जाएगा, उसको तो एंडोमेट्रियम में लगना है जाके। मोडुला तो हो नहीं सकता, हमने कहा मोडुला वाला तो ऑप्शन आपको सोचना भी नहीं है, यहाँ भी मोडुला नहीं होगा, क्योंकि ये सेल की एक सॉलिड बॉल नहीं है, यहाँ तो एक कैविटी है, होलो कैविटी है। तो ये हुआ ब्लास्टोसिस्ट, और ये कहाँ है, यूट्रिन वॉल, और ये एंडोमेट्रियम में जो है जाकर अटैच हो जाता है, इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। चलिए आपने इसको ऐसे याद कर लिया। एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे, द सेल्स ऑफ रोबर आर, बताइए सेल्स ऑफ रोबर कहां मिलेंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, चलो ठीक है, सेल ऑफ रोबर नया क्वेश्चन बन सकता है,
तो बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। देखिए ये है ट्रोफोब्लास्ट, तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट की ये वाली सेल है ना, ये वाली सेल, ये 3 4 से 1 2 3 4 मान लो, जो इस इनर सेल मास के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट की वो सेल जो इस इनर सेल मास के कांटेक्ट में है, मतलब ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, इसको हम कहते हैं सेल ऑफ रॉबर कहते हैं, ठीक है। फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने इसको याद करना है कि सेल ऑफ रॉबर कहां देखी थी बताइए, कहां देखी, सिक्रिटरी सेल ऑफ एंडोमेट्रियम, ये तो नहीं हुआ। इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिल, ये भी नहीं हुआ। आउटर सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इन कांटेक्ट विद यूट्रन वॉल, नहीं ये भी नहीं हुआ, ठीक है, हमने अभी तो बताया आपको। तो क्या हुआ, ये हुआ सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इन कांटेक्ट विद इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, तो इसका आंसर ये डी हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने इसको ऐसे लर्न करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हमारे पास में आ गया है, ये which is the correct path of secretion and transport of milk in mammary glands। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है और हो सकता है इस बार आपको एग्जाम में मिल जाए। इसमें आपको ये पूछ रहा है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है, जो ब्रेस्ट का अंदर का स्ट्रक्चर है, उसमें मिल्क का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो आप जानते हैं जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उसमें एक तो एडिपोज टिश्यू होता है और उसमें कुछ सेल के क्लस्टर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। तो इसमें एल्वियोलर होती हैं और यही एल्वियोलर की सेल जो है वो मिल्क बनाती हैं, और वो मिल्क कहाँ जाता है, फिर वो मिल्क कहाँ आता है, मिल्क आ जाता है एल्वियोलर कैविटी के अंदर आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये मिल्क आपको पता है ना, जो उसमें जो वो मेमोरी लोब्यूल्स बताए थे आपको, ठीक है। तो ये मिल्क कहाँ जाता है, मेमोरी लोब्यूल्स में जाता है, और मेमोरी लोब्यूल्स में क्या निकलेंगी, छोटी छोटी मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकलेंगी, आपको बताया था मैंने, ठीक है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकलेंगी। उसके बाद बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलकर एक बड़ी डक्ट बना देंगे, उसको हम क्या कहेंगे बताइए, क्या कहने वाले हैं, उसको हम कहेंगे मेमोरी डक्ट कह देंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ और मेमोरी डक्ट मिलकर एक बड़ी डक्ट बना देंगी, उसको हम क्या कहने वाले हैं, उसको हम कहेंगे मेमोरी एम्पुला कहेंगे स्टार्टिंग में वो, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, फाइनल जो डक्ट जो ब्रेस्ट में खुलती है उसको हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कम आया है लेकिन आने के चांसेस के रहते ही हैं, आप इसको अच्छे ढंग से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, once a sperm fused with an ovum, the remaining sperm cannot fertilize ovum. Why? ये कह रहा है कि भाई स्पर्म तो बहुत सारे गए, लेकिन जैसे ही एक स्पर्म जो है वो अटैच होगा, फ्यूज होगा एग के साथ, तो बाकी स्पर्म क्यों नहीं होंगे एंटर, ठीक है। तो क्या हो सकता है, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्पर्म की जो तैयारी होती है, ठीक है, स्पर्म की जो प्लानिंग होती है एग तक पहुंचने की, उसको कहते हैं कैपेसिटेशन। क्या कहते हैं उसको, कैपेसिटेशन कहते हैं। और कैपेसिटेशन कहाँ होता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है, और इससे पहले एक केमिकल अट्रैक्शन होना मानता है, ठीक है। केमिकल अट्रैक्शन क्या होता है याद करेंगे, जो ये एग है ना, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन निकालता है, उसका नाम होता है फर्टिलाइजिन। और ये जो फर्टिलाइजिन है, स्पर्म के एक्रोसोम से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है एंटी फर्टिलाइजिन। तो इसीलिए जब तक फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन का आपस में जो एक अट्रैक्शन नहीं होगा, तब तक फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। और यहाँ हम ये भी याद कर सकते हैं कि भाई दो अलग अलग वेराइटी हैं, स्पेसीज हैं, उनके स्पर्म और एग में फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि उसमें जो है वो केमिकल का अट्रैक्शन नहीं होता। चूंकि एक ही स्पेसीज का फर्टिलाइजिन अपनी ही स्पेसीज के एंटी फर्टिलाइजेशन को अट्रैक्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो देखते हैं 2-3 स्पर्म क्यों नहीं जाते एग के अंदर, देखते हैं क्या है। सेलेक्टिवली परमिएशन थ्रू ओवम, ये कह रहा है कि ओवम खुद तय करता है कि कौन सा स्पर्म लेना है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं हमने पढ़ा। स्पेसिफिक स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ कोनर रेडिएटा सेल,
ये कह रहा है कि एक्चुअली वो स्पर्म जो एंटर कर जाएगा जो कोरोनल रेडिएटर के बीच से होकर चला जाएगा। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है ऐसा होगा। चेंज इन मेम्ब्रेन जोना पैलोसिडा, चलो ये देखते हैं, पहले हम डी देखते हैं। ओवम रिलीजिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड किल रिमेनिंग स्पर्म। ये कह रहा है कि ओवम ना जैसे ही एक स्पर्म एंटर जाता है फिर ओवम ना टॉक्सिन निकालने लगता है जो बाकी स्पर्म को किल कर देता है। नहीं, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो फिर मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। देखिए होता क्या है, जैसे ही एक स्पर्म की एंट्री हो जाती है तो आपने पढ़ा होगा ना कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। एग के साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स हो जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं, वो जोना पैलोसिडा जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर आ जाते हैं और वहां पर जो है वो उस एग की परमेबिलिटी को चेंज कर देते हैं और एक खास टाइप की मेम्ब्रेन बनाते हैं जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब यहां नाम से आप कंफ्यूज मत हो जाना। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है वो फर्टिलाइजेशन को प्रमोट नहीं कर रही है बल्कि और ज्यादा स्पर्म के आने की एंट्री को रोक लगा रही है। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, ये चेंज इन मेम्ब्रेन जोना पैलोसिडा, यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म। आपको पता है ना गैस्ट्रोला में 3 जर्म लेयर्स बन जाएंगी। ठीक है, गैस्ट्रो में 3 जर्म लेयर बन जाएंगी, एक्टो, मीजो, एंडो, और इसी से सारे ऑर्गन बन जाएंगे क्योंकि इन लेयर में होती है स्टेम सेल। अब आपने याद करना एक्टोडर्म से क्या बनेगा। देखो सिंपल याद करना, एक्टोडर्म से बनेगा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बनेगा। नर्वस सिस्टम में जो ग्लैंड्स आने वाली हैं वो बनेगी, यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पिट्यूटरी, पीनियल, ये सब कुछ यहाँ से बनना है। और एक्टोडर्म से क्या बनेगा, हमारी बॉडी का वो पार्ट जो बॉडी के बाहर की सरफेस पे होता है और हम उसको टच भी कर सकते हैं, जैसे हमारे हेयर्स हैं, हमारे लिप्स हैं, हमारी स्किन है, हमारा कॉर्निया है, ये सब बनता है एक्टोडर्म से। मेसोडर्म से याद करना, सादा का सादा जो मसल्स है वो बनती है मेसोडर्म से बनती हैं। और इसमें हार्ट भी आ गया, इसमें ब्लड भी आ गया, सब कुछ जो है इसके अंदर आ जाता है। और एंडोडर्म से आपने रफली याद करना, एंडोडर्म से बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल वाली याद करना आपने, एलिमेंट्री कैनाल, और उससे लगी हुई जो ग्लैंड्स हैं वो बनती है हमारे एंडोडर्म से बनती है। तो बेसिकली आपको एक्टोडर्म का याद करना, क्या, जिसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो, जैसे रेटिना हो गया, इंटरनल ईयर हो गया, ठीक है, और इनेमल ऑफ टीथ हो गया, ठीक है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन हो गया, तो ये सब बनता है हमारा एक्टोडर्म से। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा बताइए। एक तो बनेगी इससे पिट्यूटी, यानी कि एक तो आंसर आ गया ये पिट्यूटी बनेगी, और क्या बनेगा, कॉर्निया बनेगा। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, इससे ये ए, तो ये बनेगा, एक पिट्यूटी बनेगी इससे और एक जो है कॉर्निया बनेगा। किडनी नहीं बनेंगे। नोटोकोर आप जानते हैं, नोटोकोर बनता है बैकबोन, बैकबोन तो बोन का पार्ट है, बोन मसल सब कुछ मेसोडर्म से बनता है। तो ठीक है स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। आप करें एनसीईआरटी पढ़ें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। नीट में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। उसका अब सेकंड पार्ट आज की डेट में स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन आंसर पे फोकस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, हाउ मैनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पूछना चाह रहा है कि 4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं, अगर वो स्पर्म बनाएं तो फिर वो कितने स्पर्म बनाएंगे। कल हमने आपको स्पर्म बनाने का जो प्रोसेस था वो भी आपको जो है वो लर्न कराया था, आपने उसको लर्न करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है ना, वो 4 जो है स्पर्म बनाता है। अब है यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर है 4, तो बताइए कितने बनेंगे। 4, 16, लिख लो 20, बताइए कितने बनेंगे। तो जैसी बात है 4 into 4 हो जाएगा, 16 स्पर्म बन जाएंगे। तो इसका आंसर ये आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था लेकिन मुझे बताना जरूर था, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे सिंपल को भी रॉन्ग कर देते हैं। तो इसका आंसर आ गया 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, हाउ मैनी स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय
50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब की बात क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। वहां क्या था, वहां था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहां पर क्या है, यहां पर है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है जब वो स्पर्म बनाता है तो उससे दो बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 2 स्पर्म। और यहां पर कितने हैं, यहां पर हैं 50। तो बताइए फिर आंसर कितना आ गया, आंसर इसका आ गया 100। ठीक है, ऐसे याद करना है। इसका आंसर यहां पर आ गया है 100, इसका आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करते हैं। अब हम आते हैं मेस्टोसाइकिल पे आते हैं। बड़ा टॉपिक है, फीमेल में मेस्टोसाइकिल चलता है, आप जानते हैं। अब हमें उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं, तो मैं थोड़ा आपको थ्योरेटिकल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो ऑर्डर प्राइमेट्स होता है जिसमें जो है ह्यूमन, फीमेल, मंकी और जो हैं चिंपैंजी वगैरह एप्स आते हैं, इनकी फीमेल में एक खास टाइप का रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। यहाँ हम मेन क्वेश्चन फोकस करेंगे। जब इसकी स्टार्टिंग होती है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नोन एज द मेनार्ची, इसे क्या कहते हैं हम, मेनार्ची कहते हैं। और फिर ये 45 या 50 इयर्स के बाद अपने आप सीज हो जाता है, उसको हम कहते हैं मेनोपॉज कहते हैं। जहां मेनार्ची जो है वो स्टार्टिंग को शो करती है कि ये फीमेल जो है अब एक्टिव रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर गई है। वही मेनोपॉज हमें ये बताता है कि ये फीमेल अब इसकी जो है रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है वो डी एंड हो गई है। आपको पता ही है फीमेल के केस में इसकी जो ड्यूरेशन है वो 28 डेज होती है। इसको हम लूनर मंथ भी कहते हैं। और आप जानते हैं इसमें 3 फेज आने वाली हैं। कौन कौन सी फेज हैं बताइए। फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल फेज जो कि फर्स्ट 4 डेज रहती है। उसके बाद आती है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम क्या होता है, फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम होता है प्रोलिफेरेटिव फेज होता है, जो 5th से लेकर लगभग 13 डेज तक रहती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो FSH है, जो LH है, उसका लेवल इंक्रीज होता है। इससे क्या होता है, ओवरी के अंदर ग्राफिन फॉलिकल बनती है। जब ग्राफिन फॉलिकल बनती है तो फिर क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल एक हार्मोन्स निकालती हैं जिसका नाम है एस्ट्रोजन। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, यूट्रस की एक लाइनिंग थी ना, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम जो है वो छोटे छोटे पीसेस की फॉर्म में वो ब्रेक डाउन होती है। उसमें थोड़ा सा ब्लड मिक्स हो जाता है, म्यूकस जो है मिक्स हो जाता है, और इस बात को हम कहते हैं मेंसिस फ्लो कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड फेज है प्रोलिफेरेटिव फेज, इसमें क्या होता है, इसमें ये जो एस्ट्रोजन है ये उस एंडोमेट्रियम को रिजनरेट करता है और धीरे धीरे FSH और LH का लेवल बढ़ता जा रहा है। और अब हम आते हैं 14 डे पर आते हैं, मतलब मिड में, बीच में 14 डे का है ना, 28 डे का है ना, तो 14 डे हुआ, मिड बीच हुआ। तो 14 डे पर क्या होता है, जो ये ग्राफिन फॉलिकल बनी थी वो पूरी तरह मैच्योर हो जाती हैं और LH सर्ज की वजह से वो रप्चर हो जाती है, एग को बाहर रिलीज कर देती है। इस बात को हम कहते हैं ओवुलेशन कहते हैं। मैंने आपको कल बताया था ये जो एग रिलीज हुआ है ये अपनी सेकंड oocyte स्टेज पर है। और इसके बाद जो फेज आती है, जो लास्ट फेज होती है, उसको हम कहते हैं सिक्रीटरी फेज कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, लूटियल फेज भी होता है। क्योंकि लूटियल फेज का नाम इसका बताइए, क्योंकि लूटियल फेज का नाम इसलिए होता है क्योंकि जो एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल थी जो खाली हो गई, अब वो एक ग्लैंड्स में चेंज हो जाती है जिसका नाम है कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम जो है एक हार्मोन निकालती है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और इसीलिए इसको कहते हैं सिक्रीटरी फेज कहते हैं। और क्योंकि इसमें कार्पस लूटियम बना है तो इसे लूटियल फेज कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता चला जाता है, उधर FSH और LH का लेवल डिक्रीज होता जाता है। प्रोजेस्टेरोन एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, ये पर मंथ जो है फीमेल की बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है, एंडोमेट्रियम को थिक करता है, उसमें ब्लड वेसल की सप्लाई जो है इंक्रीज कर देता है। कुल मिला के बात ये है कि ये जो
एग निकला है सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में, ये 3-4 दिन तक जो है वेट करता है कि स्पर्म आए और इसको फर्टिलाइज कर दे। अगर स्पर्म नहीं आया, इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है और एक कंडीशन ऐसी आती है 27-28 डेज पर ऐसी कंडीशन आती है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत डाउन हो जाता है और इसी प्रोजेस्टेरोन के लेवल के डाउन होने की वजह से क्या होता है, फिर से जो है एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है एंड इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द न्यू साइकिल, और इससे जो है वो नया साइकिल वहां पर स्टार्ट हो जाता है। तो किसी फीमेल में 13 ईयर में ये मेनार्ची स्टार्ट हो जाती है और फिर 45 तक उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में यही सीक्वेंस जो है चलते रहते हैं। अब एक खास बात, सपोज कीजिए कि जो एग था जो सेकेंडरी oocyte स्टेज पर था वो उसका हो गया फर्टिलाइजेशन, तो जब उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना तो ये मेंस्ट्रुअल फेज स्टॉप हो जाती है। फिर जो एक एस्पेक्ट डेट होती है जिस पर जो है वो मेंसेस वाली बात होने वाली थी वो नहीं होती है और इसी बात को हम मानते हैं इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बाद में इसको एक टेस्ट होता है, ग्रेविडेस टेस्ट कहते हैं, उससे इसको जो है कंफर्म किया जाता है। तो स्टूडेंट ये था सारा का सारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में था। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम आपको यहाँ 3-4 क्वेश्चन आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी थ्योरी पर ये बेस्ड है, देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैच करना आपने, ये मैच द कॉलम, ये यहाँ पर प्रोलिफेरेटिव फेज दी, यहाँ पर सिक्रेटरी फेज दी, यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन फेज दी और यहाँ इन्होंने बताया कि किसमें क्या हो रहा है। यह है ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, यह है फॉलिकुलर फेज और ये है लुटियल फेज। अब आपने इसको मैच करना है, ठीक है। यहाँ आपने ये भी याद करना है कि कौन सी फेज कितने दिन तक रहती है, ये आप अलग से याद करेंगे। तो देखते हैं क्या है, देखिए यह है प्रोलिफेरेटिव फेज। देखिए प्रोलिफरेशन का मतलब ही होता है रिगेन, दोबारा से ग्रो कर जाना, दोबारा से वापस आ जाना, फिर से वापस आ जाना। तो ये क्या है, ये है प्रोलिफरेटिव फेज। और क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो है एंडोमेट्रियम जो है वापस आती है, एंडोमेट्रियम जो है वापस आती है और इसमें जो है ओवरी के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल है उनका डेवलपमेंट होता है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन निकालते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो एंडोमेट्रियम को ओरिजिनेट करता है। तो ये यहां किससे मैच हो गया, ये यहां पर सिंपल इससे मैच हो गया, ठीक है। सिक्रेटरी फेज मैंने आपको बताया, सिक्रेटरी फेज का दूसरा नाम होता है लुटियल फेज, जो लास्ट के 14 डे से 28 डे तक रहती है और इसमें जो है कार्पस लुटियम बनता है, इसलिए इसका नाम लुटियल फेज है। और क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है तो इसको कहेंगे सिक्रेटरी फेज कह देंगे, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक अलग चीज है और इसकी एक छोटी सी फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, जो पहले 4 दिन रहती है, जिसमें एंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन हो जाती है और उसके साथ जो ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, म्यूकस की मिक्सिंग हो जाती है और जिससे वो मेंसेस फ्लो बन जाता है। तो इस बात को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। और यहाँ आपको एक क्वेश्चन अलग से याद करना है, आपसे एक पूछा जाएगा कि बताइए इन तीनों में से सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन सी है, सबसे छोटी फेज कौन सी है, तो आप याद करना ये मेंस्ट्रुएशन फेज सबसे छोटी फेज है। अगर तो मेंस्ट्रुअल फेज है सबसे छोटी दे रखा है तो लगा देना, नहीं तो कभी कभी किसी किसी बुक में एक 4th फेज को भी मानी गई है, उसे कहते हैं ओवुलेशन फेज, जो कि 14 डे आती है। तो अगर ओवुलेशन फेज है तो उस केस में वो फेज सबसे शॉर्टेस्ट होगी क्योंकि उसके लिए एक ही दिन होता है, वो है 14 डे। ऐसे याद करना आपने, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई एक फीमेल है, उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज का नहीं है, बल्कि वो तो जो है 36 डे का है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल 38 डे का है, तो बताइए उसमें ओवुलेशन कब होगा। तो आपने एवरेज मतलब अप्रोक्सीमेट आपने उसका मिड निकालना है, बीच वाला पॉइंट निकालना है। तो 36 को हाफ करें तो कितना आएगा 18, तो 18 या 19 उसका आंसर आप लगा देना, ठीक है। तो आपने ऐसे याद करना, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है मेंशन करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल गिवन बिलो। आपको ये 4 स्टेप दिए हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप।
आपने इसका प्रॉपर सीक्वेंस लगाना है कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। और ये रिगार्डिंग किसके है, ये रिगार्डिंग मेस्टोसाइकिल के रिगार्डिंग है, ये लिख दिया उन्होंने, रिगार्डिंग मेस्टोसाइकिल। तो जो थ्योरी मैंने आपको अभी बताई है तो आपके माइंड में थोड़ी सी होगी, तो उसी में देखते हैं क्या होगा। सिक्रेशन ऑफ एफएसएच, ग्रोथ ऑफ कार्पस लूटियम, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड oogenesis, सडन इंक्रीज इन लेवल ऑफ एलएच। बताइए क्या होने वाला है। तो आप जानते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये एफएसएच और एलएच के अंडर में काम करता है, तो आप जानते ही हैं। तो इसमें पहला क्या आएगा बेटा, इसमें पहला आएगा फर्स्ट, तो यहां ये आया फर्स्ट, यहां मैंने फर्स्ट लिखा तो पहला फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट आ गया। उसके बाद आपको पता है जब एफएसएच निकल रहा है तो एलएच भी निकल रहा होगा, लेकिन नहीं दिया, तो इससे क्या होने वाला, एफएसएच की फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या काम करेगा बताइए, ये कुछ नहीं करेगा, ये जो है ओवरी के अंदर ग्राफिन फॉलिकल को प्रमोट करेगा, और जब ये ग्राफिन फॉलिकल को प्रमोट करेगा तो फिर क्या होने वाला है, इसके अंदर एग बनेगा। क्या बनेगा इसके अंदर बेटा, एग बनेगा। तो सेकंड स्टेप क्या आ गया, सेकंड स्टेप यहाँ क्या, थर्ड, ये थर्ड आ गया यहाँ पर, है ना। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ये। अच्छा, अब क्या होने वाला है, इसमें से कौन सा सेट होगा, फिर आप जानते हैं ना, फिर एलएच सर्ज हो जाती है, मतलब एकदम से 13 या 14 डे पर जो है एलएच का लेवल ज्यादा हो जाता है। तो मैं इसमें क्या लगाऊं अब मैं, चलिए, तो ये मैंने ये लगा दिया यहाँ पर, ये फोर्थ आ गया, ठीक है, ये आ गया है ना। और उसके बाद में क्या होगा, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी तो फिर खाली ग्राफिन फॉलिकल बन जाएगी कार्पस लूटियम। है कोई ऐसा ऑप्शन, हाँ ये है। तो स्टूडेंट ये इसका सीक्वेंस आ गया, ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस आ गया, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन है, इससे मेस्टोसाइकिल आपके बिल्कुल जो है टिप्स पे हो जाएगा। एक और करते हैं, which of the following fact is true about the menstruation। मेंस्ट्रुएशन के बारे में कौन कौन सी बात आपको ठीक लग रही है, मैंने आपको थोड़ी ब्रीफ इसकी समरी दे दी, आप खुद भी पढ़ना, देखते हैं क्या है। इट अकर व्हेन द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। हाँ ये तो ठीक है भाई, ये ठीक है, ये तब तक चलता रहता है जब तक के फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता, क्योंकि मैंने अभी तो बताया आपको कि अगर एग्जैक्ट डेट पर जो है, जो एक्सपेक्टेड डेट थी उस पर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, तो फिर ये इंडिकेशन का साइन है, तो ठीक है। इट ऑकर ड्यू द ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये भी ठीक है भाई। इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, इसकी स्टार्टिंग जो एंडोमेट्रियम से टूटने से होती है, तो इट इज आल्सो ट्रू। मेंस्ट्रुअल फ्लो लास्ट फॉर 3 to 5 days, हाँ ये भी ठीक है, 3 से 4-5 दिन तक जो है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो चलता है, तो ये भी ठीक है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दैट होगा, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया डी, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा कंसेप्ट आपके बिल्कुल जो है टिप्स पर हो जाएगा। एक और करते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर भी। Which of the following is correct match of the process occur during the MC, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलो कोई बात नहीं, आपको ये कुछ घटनाएं दे रखी हैं, इनके नाम दे रखे हैं, ये बता रखा है कि क्या होने वाला है, तो देखते हैं कौन सा ठीक है। पहले देखते हैं क्या है। इन्होंने पहला कहा ये भाई है प्रोलिफेरेटिव फेज है, और इसमें क्या होने वाला है, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम एंड मैच्योर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। बताओ स्टूडेंट ये ठीक है नहीं है, ये रॉन्ग है बेटा, ठीक है। बताइए क्यों रॉन्ग है, क्योंकि अरे भाई एंडोमेट्रियम टूटती है, एंडोमेट्रियम ही टूटती है और एंडोमेट्रियम वापस आती है, तो यहाँ तो मायोमेट्रियम दे रखा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, पहले मैं ये सी करता हूं आपको, मेंस्ट्रुअल ब्रेक डाउन ऑफ, फिर से वही बात आ गई, अरे भाई ना तो मायोमेट्रियम टूटेगी और ना ही वो रीजनरेट होगी, तो मायोमेट्रियम, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया भाई, ठीक है। ओवुलेशन, एलएच, ये ओवुलेशन यहाँ पे हूं मैं, LH attain peak level sharp fall in the secretion of progesterone. Ovulation, LH attain peak level sharp fall in the secretion of progesterone. ये भी रॉन्ग है, ठीक है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन तो उसके बाद होता है ना, तो हमें तो ठीक बता ना, ये डेवलपमेंट ऑफ secretive phase and increased secretion of progesterone, तो ये ठीक है, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं आपको सेक्रेटिव फेज में क्या होता है, वो कार्पस लूटियम बन जाती है, और कार्पस लूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालती है, तो उसका लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। अभी हम जो है थोड़ा सा इसको रब करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपको ये डायग्राम देगा,
Identify the human developmental in normal pregnant women as well as correct occurrence and choose a right option. आपको एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे मीट में। अब आपको ये पता लगाना है ये क्या है और साइट ऑफ अकरेंस और ये कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है, ये क्या है, कौन सी स्टेज है डेवलपमेंट की और ये कहाँ मिलेगा। तो स्टूडेंट आपको साफ साफ ये दिख रहा है एक्चुअली ये क्या है, ये ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है। एक्चुअली ये मोडुला तो नहीं हो सकता, मोडुला ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मोडुला होती है एक सेल की, एक होती है सॉलिड बॉल होती है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको यहाँ साफ साफ एक कैविटी दिखाई पड़ रही है और इस कैविटी का नाम मैंने आपको बताया था, इस कैविटी का नाम होता है ब्लास्टोसील नाम होता है। तो यानी कि जो मोडुला वाले ऑप्शन है वो तो आपने सोचने भी नहीं है क्योंकि मोडुला होती है, मोडुला में सेल की एक सॉलिड बॉल बन जाती है, ठीक है। और इसमें आपको सेल दो पार्ट्स में दिखाई दे रही है। जो बाहर की लेयर है, जो बाहर की लेयर इसे कहते हैं हम ट्रोफोड्रम कहते हैं, कभी कभी इसको ट्रोफोएक्टोडर्म भी कह देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां आपने इसका काम याद करना। और ये जो अंदर का सेल है इसे कहते हैं इनर सेल मास, इसे कहते हैं इनर सेल मास कैसे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली ठीक है। तो आपको यहां और क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताओ ट्रोफोब्लास्ट क्या बनाएगा, ठीक है। अब आपने याद करना ट्रोफोब्लास्ट यहां दो चीज बनने वाला है। ट्रोफोब्लास्ट बनाएगा प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो है जो एक टेम्परेरी ब्रिज होता है बिटवीन मैटरनल टिश्यू एंड द डेवलपिंग फीटस, उसको यही बनाएगा, ठीक है। कौन बनाएगा, ये याद करना आपने, इसको वो बनाएगा। और इसके अलावा आपको पता है फीटस के ऊपर चार जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है ना, एमनियन, कोरियन, यॉर्क सैक, एलैंटोइड, वो भी यही बनाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और ये इनर सेल मास क्या बनाता है, इनर सेल मास बनाता है एम्ब्रियो, ठीक है, ये बनाता है एम्ब्रियो। तो इनर सेल मास बनाता है एम्ब्रियो। और इसमें जो ये सेल है इन्हें हम स्टेम सेल कहते हैं। और स्टेम सेल की खास बात होती है कि वो किसी भी टाइप की सेल में चेंज हो जाती हैं। तो स्टूडेंट ये हुआ ब्लास्टोसिस्ट। और आपको पता है ब्लास्टोसिस्ट का ही होता है इम्प्लांटेशन, ब्लास्टोसिस्ट का ही होता है ना। तो बताइए तो ऑप्शन कौन सा लगाऊं, चलो मैं आपको पहले सारा क्लियर कर देता हूं। ब्लास्टोला चलो हो सकता है लेकिन क्या है, एंड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, तो ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि ब्लास्टोला तो यूट्रस में जाएगा, उसको तो एंडोमेट्रियम में लगना है जाके। मोडुला तो हो नहीं सकता, हमने कहा मोडुला वाला तो ऑप्शन आपको सोचना भी नहीं है, यहाँ भी मोडुला नहीं होगा क्योंकि ये सेल की एक सॉलिड बॉल नहीं है, यहाँ तो एक कैविटी है, होलो कैविटी है। तो ये हुआ ब्लास्टोसिस्ट। और ये कहाँ है, यूट्रिन वॉल, और ये एंडोमेट्रियम में जो है जाकर अटैच हो जाता है, इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। चलिए आपने इसको ऐसे याद करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे, द सेल्स ऑफ रोबर आर, बताइए सेल्स ऑफ रोबर कहां मिलेंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सेल, ठीक है, सेल ऑफ रोबर नया क्वेश्चन बन सकता है, तो बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। देखिए ये है ट्रोफोब्लास्ट, तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट की ये वाली सेल है ना, ये वाली सेल, ये 3 4 से 1 2 3 4 मान लो, जो इस इनर सेल मास के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट की वो सेल जो इस इनर सेल मास के कांटेक्ट में है, मतलब ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, इसको हम कहते हैं सेल ऑफ रोबर कहते हैं, ठीक है। फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने इसको याद करना है कि सेल ऑफ रोबर कहां देखी थी, बताइए कहां देखी, सिक्रेटरी सेल ऑफ एंडोमेट्रियम, ये तो नहीं हुआ। इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिल, ये भी नहीं हुआ। आउटर सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इन कांटेक्ट विद यूट्रन वॉल, नहीं ये भी नहीं हुआ, ठीक है, हमने अभी तो बताया आपको। तो क्या हुआ, ये हुआ सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इन कांटेक्ट विद इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो इसका आंसर ये डी हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने इसको ऐसे लर्न करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है, ये is the correct path of secretion and transport of milk in mammary glands। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है और हो सकता है इस बार आपको एग्जाम में मिल जाए। इसमें आपको ये पूछ रहा है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है, जो ब्रेस्ट का अंदर का स्ट्रक्चर है, उसमें मिल्क का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो आप जानते हैं जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उसमें एक तो एडिपोज टिश्यू होता है और उसमें कुछ सेल के क्लस्टर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई।
तो इसमें एल्वियोलर होती हैं और यही एल्वियोलर की सेल जो है वो मिल्क बनाती हैं और वो मिल्क कहाँ जाता है, फिर वो मिल्क कहाँ आता है, मिल्क आ जाता है एल्वियोलर कैविटी के अंदर आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये मिल्क आपको पता है ना, जो उसमें जो वो मेमोरी लोब्यूल्स बताए थे आपको, ठीक है। तो ये मिल्क कहाँ जाता है, मेमोरी लोब्यूल्स में जाता है और मेमोरी लोब्यूल्स में क्या निकलेंगी, छोटी छोटी मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकलेंगी, आपको बताया था मैंने, ठीक है। मेमोरी ट्यूब्यूल्स निकलेंगी, उसके बाद बहुत सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स मिलकर एक बड़ी डक्ट बना देंगे, उसको हम क्या कहेंगे, बताइए क्या कहने वाले हैं, उसको हम कहेंगे मेमोरी डक्ट कह देंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ और मेमोरी डक्ट मिलकर एक बड़ी डक्ट बना देंगी, उसको हम क्या कहने वाले हैं, उसको हम कहेंगे मेमोरी एम्पुला कहेंगे स्टार्टिंग में वो, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, फाइनल जो डक्ट जो वेस्ट में खुलती है उसको हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कम आया है लेकिन आने के चांसेस के रहते ही हैं, आप इसको अच्छे ढंग से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, once a sperm fused with an ovum, the remaining sperm cannot fertilize ovum. Why? ये कह रहा है कि भाई स्पर्म तो बहुत सारे गए, लेकिन जैसे ही एक स्पर्म जो है वो अटैच होगा, फ्यूज होगा एग के साथ, तो बाकी स्पर्म क्यों नहीं होंगे एंटर, ठीक है। तो क्या हो सकता है, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्पर्म की जो तैयारी होती है, ठीक है, स्पर्म की जो प्लानिंग होती है एग तक पहुंचने की, उसको कहते हैं कैपेसिटेशन। क्या कहते हैं उसको, कैपेसिटेशन कहते हैं। और कैपेसिटेशन कहाँ होता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है और इससे पहले एक केमिकल अट्रैक्शन होना मानता है, ठीक है। केमिकल अट्रैक्शन क्या होता है याद करेंगे, जो ये एग है ना, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन निकालता है, उसका नाम होता है फर्टिलाइजिन। और ये जो फर्टिलाइजिन है, स्पर्म के एक्रोसोम से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है एंटी फर्टिलाइजिन। तो इसीलिए जब तक फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन का आपस में जो एक अट्रैक्शन नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है। और यहाँ हम ये भी याद कर सकते हैं कि भाई दो अलग अलग वेराइटी हैं, स्पेसीज हैं, उनके स्पर्म और एग में फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि उसमें जो है वो केमिकल का अट्रैक्शन नहीं होता। चूंकि एक ही स्पेसीज का फर्टिलाइजिन अपनी ही स्पेसीज के एंटी फर्टिलाइजेशन को अट्रैक्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो देखते हैं 2-3 स्पर्म क्यों नहीं जाते एग के अंदर, देखते हैं क्या है। सेलेक्टिवली परमिएशन थ्रू ओवम, ये कह रहा है कि ओवम खुद तय करता है कि कौन सा स्पर्म लेना है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं हमने पढ़ा। स्पेसिफिक स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ कोरोनल रेडिएटर सेल, ये कह रहा है कि एक्चुअली वो स्पर्म जो एंटर कर जाएगा जो कोरोनल रेडिएटर के बीच से होकर चला जाएगा। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है ऐसा। चेंज इन मेम्ब्रेन जोना पैलोसिडा, चलो ये देखते हैं, पहले हम डी देखते हैं। ओवम रिलीजिंग टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड किल रिमेनिंग स्पर्म, ये कह रहा है कि ओवम ना जैसे ही एक स्पर्म एंटर जाता है फिर ओवम ना टॉक्सिन निकालने लगता है जो बाकी स्पर्म को किल कर देता है। नहीं, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो फिर मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। देखिए होता क्या है, जैसे ही एक स्पर्म की एंट्री हो जाती है तो आपने पढ़ा होगा ना, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं एग के साइटोप्लाज्म में, क्या होते हैं, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स हो जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं, वो जोना पैलोसिडा जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर आ जाते हैं और वहां पर जो है वो उस एग की परमेबिलिटी को चेंज कर देते हैं और एक खास टाइप की मेम्ब्रेन बनाते हैं जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब यहां नाम से आप कंफ्यूज मत हो जाना। फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जो है वो फर्टिलाइजेशन को प्रमोट नहीं कर रही है, बल्कि और ज्यादा स्पर्म के आने की एंट्री को रोक लगा रही है। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, ये चेंज इन मेम्ब्रेन जोना पैलोसिडा, यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म। आपको पता है ना, गैस्ट्रोला में 3 जर्म लेयर्स बन जाएंगी, ठीक है, गैस्ट्रो में 3 जर्म लेयर बन जाएंगी, एक्टो, मीजो, एंडो,
और इसी से सारे ऑर्गन बन जाएंगे, क्योंकि इन लेयर में होती है स्टेम सेल। अब आपने याद करना एक्टोडर्म से क्या बनेगा। देखो सिंपल याद करना, एक्टोडर्म से बनेगा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बनेगा। नर्वस सिस्टम में जो ग्लैंड्स आने वाली हैं वो बनेगी, यानी कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पिट्यूटरी, पीनियल, ये सब कुछ यहाँ से बनना है। और एक्टोडर्म से क्या बनेगा, हमारी बॉडी का वो पार्ट जो बॉडी के बाहर की सरफेस पे होता है और हम उसको टच भी कर सकते हैं, जैसे हमारे हेयर्स हैं, हमारे लिप्स हैं, हमारी स्किन है, हमारा कॉर्निया है, ये सब बनता है एक्टोडर्म से। मेसोडर्म से याद करना, सादा का सादा जो मसल्स है वो बनती है मेसोडर्म से बनती हैं। और इसमें हार्ट भी आ गया, इसमें ब्लड भी आ गया, सब कुछ जो है इसके अंदर आ जाता है। और एंडोडर्म से आपने रफली याद करना, एंडोडर्म से बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल वाली याद करना आपने, एलिमेंट्री कैनाल, और उससे लगी हुई जो ग्लैंड्स हैं वो बनती है हमारे एंडोडर्म से बनती है। तो बेसिकली आपको एक्टोडर्म का याद करना, क्या, जिसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो, जैसे रेटिना हो गया, इंटरनल ईयर हो गया, ठीक है, और इनेबल ऑफ टीथ हो गया, ठीक है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन हो गया, तो ये सब बनता है हमारा एक्टोडर्म से। तो देखते हैं कैसे बनेगा। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा बताइए। एक तो बनेगी इससे पिट्यूटी, यानी कि एक तो आंसर आ गया ये पिट्यूटी बनेगी, और क्या बनेगा, कॉर्निया बनेगा, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, इससे ये ए, तो ये बनेगा, एक पिट्यूटी बनेगी इससे, और एक जो है इससे कॉर्निया बनेगा। किडनी नहीं बनेंगे। नोटोकोर आप जानते हैं, नोटोकोर बनता है बैकबोन, बैकबोन तो बोन का पार्ट है, बोन मसल सब कुछ मेसोडर्म से बनता है। तो ठीक है स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। आप इसे करें, एनसीईआरटी पढ़ें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।